तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। बेसिक मैकेनिज्म उसकी देख ली थी। उसी में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है उसको हम लोग कहते हैं मेसेल्सन रैडिंग मॉडिफिकेशन। तो एक चीज़ समझना यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जैसे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में हमने बताया था कि दो क्रोमोसोम्स जो कि होमोलोगस हैं एक दूसरे से, उनके डीएनए मॉलिक्यूल्स में एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे निकिंग होती है जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं, एकदम होमोलॉग पोजीशन में होते हैं। अब ये चीज़, इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाना या इस चीज़ को मान लेना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसीलिए ये मॉडिफिकेशन वाला मॉडल जो है वो बाद में प्रपोज हुआ। तो इसमें बेसिकली इस मॉडिफिकेशन में क्या बताया जाता है वो ये है कि इट एक्सप्लेन्स द वे in which the two double-stranded DNA molecules interact at the beginning of the process to form heteroduplex। तो ये जो मॉडिफिकेशन है मेसेल्सन रेडिंग मॉडिफिकेशन, ये बेसिकली हेटेरोड्यूप्लेक्स फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। एग्जैक्टली कैसे हेटेरोड्यूप्लेक्स फॉर्म हो रहा है उस चीज़ को बताने के लिए। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो हॉलिडे मॉडल हमने डिस्कस किया था इसमें एक चीज़ नहीं पता चल पाती है, और वो क्या है कि जैसे अगर इसको ऐसे मेंशन करें, इट डज नॉट एक्सप्लेन। देखो आया कोई। तो जो हॉलिडे मॉडल है ये क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि हाउ द निक्स अकर्ड एट प्रिसाइजली द सेम पोजीशन जो अभी हमने डिस्कस किया ऑन ईच डीएनए मॉलिक्यूल। यही तो हमने बनाया था कि इस तरीके से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होमोलॉग थे एक दूसरे के, वो एक आमने सामने थे। अब यहीं पे यहाँ पे निक हुआ और इसके एग्जैक्टली सामने यहाँ पे भी निक हुआ। तो ये हॉलिडे मॉडल में इसका एक्सप्लेनेशन हमको और इसका जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो इस मॉडल के या इस मॉडिफिकेशन के थ्रू हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है। तो हम इसका डायग्राम सीधे शेयर किए हैं और उसी के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये पतला चल रहा है, हाँ ठीक है। एक डीएनए मॉलिक्यूल ये है, डीएनए 1 कह दिया इसको, और ये हमारा डीएनए 2, दोनों होमोलोगस है एक दूसरे के। अब इसमें हो क्या रहा है अगले स्टेप में अगर आप ध्यान से देखें, ये बेस सीक्वेंस इसलिए दिखाए गए हैं ताकि क्लियर रहे कि किस तरीके से जो स्ट्रैंड है वो इन्वेड कर रहा है एक पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल का दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल में। तो यहाँ निकिंग किसकी हो रही है? किसी वन पेरेंटल डीएनए की। जैसे इस पॉइंट पे निक
हो गया। इसको भी यहाँ पे हम दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, निकिंग। तो ये डिटैच हो गया यहाँ से। अब ये जो स्ट्रैंड है, यानी कि अब ये इतना इलाका ये क्या प्रोड्यूस हो गया, इसको हम कह सकते हैं दिस। अगर इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर दें तो ये एक तरीके से फ्री एंड प्रोड्यूस हो गया है। फ्री एंड इज प्रोड्यूस्ड, जो सी है साइटोसिन। अब ये फ्री एंड क्या करेगा, जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग होमोलॉग डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके डबल स्ट्रैंड में इन्वेड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा और नीचे जाएं, यहां पे ध्यान से देखिए। ये स्ट्रैंड ऊपर वाले डीएनए मॉलिक्यूल से आ रहा है और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्लैक वाला जो है उसमें इन्वेड कर गया है, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में ये इन्वेड कर गया है। तो क्या यहां लिखा है, हाँ, डिस्प्लेस्ड सिंगल स्ट्रैंड इन्वेड्स अदर पेरेंटल मॉलिक्यूल। इसमें इन्वेजन हो गया। इसको एक्चुअली एक और टर्म हम इसके लिए लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज नोन एज सिंगल स्ट्रैंड इन्वेजन, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड जो है वो इस मॉलिक्यूल का, इस डीएनए मॉलिक्यूल का, वो इन्वेड कर रहा है इन दी अदर डीएनए मॉलिक्यूल। और इस वजह से अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक लूप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, दिस। तो इस लूप को हम क्या कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डी लूप या डिस्प्लेसमेंट लूप। तो डी लूप फॉर्म हो गया। और डी लूप एक्चुअली में बना कौन रहा है, जो दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है उसका ये स्ट्रैंड जिसके बीच में इन्वेजन हुआ है, वो दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड जो है वो डी लूप बना रहा है। फिर क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में होता ये है कि अगर आप यहां पे ध्यान दें, ये वाला जो स्ट्रैंड जो अटैच है इस साइटोसिन बेस से, यहां पे कट लगेगा। तो कट को हम दिखा दें, इसी डायग्राम में अगर हम दिखा दें, क्लीवेज इसी साइट पे होगी। यहां पे लिखा हुआ है क्लीवेज ऑफ लूप एंड पेयरिंग विद फर्स्ट पेरेंटल मॉलिक्यूल। तो इस पर्टिकुलर साइट पे क्लीवेज हुई और जब इस स्ट्रैंड से ये साइटोसिन बेस सेपरेट हो गया तो अब ये पहले वाले डीएनए मॉलिक्यूल के इस स्ट्रैंड से यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अरेंजमेंट आपको समझ में आ रहा है कि नीचे ब्लैक वाला जो मॉलिक्यूल है DNA2, उसका एक स्ट्रैंड आके यहाँ पे अटैच हो गया DNA1 वाले एक स्ट्रैंड से, और ये तो इन्वेड किया ही था इनिशियली। तो ये जो अब स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज हेटेरोड्यूप्लेक्स। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, दिस इज नोन एज हेटेरोड्यूप्लेक्स। तो मेसेल्सन रेडिंग मॉडिफिकेशन यही बताता है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए हेटेरोड्यूप्लेक्स फॉर्मेशन की। तो ये ज़्यादा फीजिबल है, ज़्यादा फीजिबल इस सेंस में है कि एक ही पॉइंट पे इस डीएनए मॉलिक्यूल पे भी निक हो और इस डीएनए मॉलिक्यूल पे भी निक हो, इसकी पॉसिबिलिटी लेस लाइकली है। सिंगल स्ट्रैंड में निक हो गया और वो स्ट्रैंड इन्वेड कर गया बाद में, और जहां वो इन्वेड कर रहा है उस स्ट्रैंड को डिस्प्लेस कर रहा है, जिससे डी लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, और बाद में
जो ये डी लूप बना है इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लीवेज होगा, रीजॉइनिंग होगी दूसरे स्ट्रैंड से, जिससे हेटेरोडुप्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम पढ़ लें कि एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है फिगर का, तो इनिशिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन बाय निकिंग ओनली वन पेरेंटल मॉलिक्यूल। तो रिकॉम्बिनेशन कैसे इनिशिएट हो रहा है? केवल एक पेरेंटल मॉलिक्यूल के निकिंग से। द nicked DNA strand invades the other parental molecule by homologous base pairing। जाहिर सी बात है, कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन तो होनी चाहिए, होमोलॉजी नहीं होगी तो फिर ये जो स्ट्रैंड आ रहा है वो कैसे पेयर कर पाएगा? जैसे यहाँ पे बेस सीक्वेंस सिमिलैरिटी अगर आप देखें तो जो इस वाले इन्वेडिंग स्ट्रैंड का बेस है CATC, वही डी लूप से जो डिस्प्लेस किया गया है उसका भी सीक्वेंस है CATC, तो पेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर बाय डिस्प्लेसिंग अ सिंगल स्ट्रैंड, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड लूप ऑफ DNA जिसको डी लूप कह रहे हैं, दिस लूप इज देन क्लीव्ड एंड pairs with the first parental molecule yielding a crossed strand holiday junction, या इसको हम हेटेरोडुप्लेक्स कह देंगे। तो ये था मेसेल्सन रेडिंग मॉडिफिकेशन। क्या इसमें पॉइंट्स लिखने की जरूरत है? जैसा बताओ, से समथिंग। आवाज आ रही मेरी? रहने दीजिए। फिगर में तो सब मेंशन है वैसे। है ना? हाँ क्या? वही हम कह रहे फिगर हैं। में सब है मेंशन। बस ठीक है, ये हम चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमको नेक्स्ट क्या देखना है? प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन homologous recombination इन ई कोलाई। यानी कि स्पेसिफिकली हम ई कोलाई की बात करेंगे, थोड़ा सा इलेबोरेट करके, कि कौन कौन सी प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं इस पूरी प्रोसेस ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में। तो देखिए, चूंकि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की स्टडी जो है ई कोलाई में बहुत डिटेल में की गई है, इसीलिए उसको मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी भी है। एक्चुअली में ई कोलाई में 3 अलग अलग रिकॉम्बिनेशन सिस्टम्स पाए जाते हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंट recombination systems in E. coli। और वो तीनों रिकॉम्बिनेशन सिस्टम्स कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं रेक BCD, एक को हम कहते हैं रेक E, और तीसरे को कहते हैं रेक F। इसमें से जो रेक BCD वाला है ये सबसे ज़्यादा स्टडीड है, और इसीलिए और ऐसा नहीं है, बाकी दोनों की भी स्टडी डिटेल में की गई है, लेकिन ये एट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेक BCD ही ऑपरेट होता है जब ई कोलाई में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है। तो इसीलिए अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल समझ लें तो इसके और इसके बारे में ना भी जानते हो तो कोई बहुत इशू नहीं है, इस लेवल पे एटलीस्ट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और रेक BCD बेसिकली है क्या? इट इज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, पहली चीज। और इस पूरे एंजाइम कॉम्प्लेक्स को एक और नाम दे दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज एक्सोन्यूक्लियेज 5। तो रेक BCD का दूसरा नाम क्या है? एक्सोन्यूक्लियेज 5।
भले ही इसका नाम सिर्फ एक्सोन्यूक्लियस 5 दिया गया है, लेकिन इसके पास दोनों तरीके की एक्टिविटी होती है। कौन कौन सी? यानी हैज बोथ एक्टिविटीज, न्यूक्लियस एक्टिविटी तो होगी ही जब नाम ही एक्सोन्यूक्लियस है। इसके अलावा इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी भी होती है, यानी कि डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेगा जी। चूंकि रेक बी सी डी है, तो अब इन सबको हम मेंशन नहीं करेंगे, हम इसी के पॉइंट्स जो है यहां पे लिखेंगे। रेक बी सी डी, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें 3 डिफरेंट, यानी कि हैज 3 डिफरेंट सब। अच्छा, एक चीज और है, एक्चुअली में इसको कॉम्प्लेक्स ना कह के सिंपली एंजाइम भी मेंशन किया गया है, तो ये पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हम यहाँ से हटा देना चाहते हैं। एक्टिविटी के बेस पे अगर हम इसको कहेंगे तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर के बेस पे इसकी हम बात करेंगे तो इट इज़ एन एंजाइम, क्योंकि ये जो अलग अलग फंक्शंस इसके परफॉर्म किए जा रहे हैं वो अलग अलग सब यूनिट्स के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो सब यूनिट्स अगर अलग अलग हैं तो वो इकट्ठा होकर एक सिंगल एंजाइम बनाएंगी। अगर अलग अलग एंजाइम एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं तो तब उसको एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहना ज़्यादा सुटेबल होगा। तो रेक बीसीडी जो है बेसिकली इसमें 3 अलग अलग सब यूनिट्स हैं, और वो तीनों सब यूनिट्स इसके नाम से ही क्लियर हो रही हैं। अगर यहाँ पे मेंशन भी कर दें तो तीनों का फंक्शन हम थोड़ा सा समझ लेंगे। रेक बी, रेक डी पहले लिख लेते हैं, फिर रेक सी लिख लेते हैं, ऑल्दो दे आर इन सीक्वेंस। अब ये रेक बी और रेक डी, इन दोनों का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली ये एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेज एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हेलिकेज वाला फंक्शन हमको पता चल गया। तो रेक सी क्या करेगा? इसकी एक्टिविटी होगी न्यूक्लियस एक्टिविटी। अब सवाल ये आता है कि रेक बी और रेक डी दोनों ही हेलिकेज एक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो रेक बी और रेक डी की एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? तो उस पॉइंट को भी अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें, सेम कलर यूज करते हैं हम। रेक बी जो है, रेक बी क्या करता है कि इसकी जो एक्टिविटी होती है हेलिकेज एक्टिविटी, हेलिकेज एक्टिविटी इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, जबकि रेक डी की जो हेलिकेज एक्टिविटी होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसकी हेलिकेज एक्टिविटी इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब इसका पर्पस क्या है वो अभी क्लियर होगा। रेक सी का हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस एक्टिविटी तो होती ही है, इसके अलावा एक इसकी बहुत खास एक्टिविटी और होती है रेक सी सब यूनिट की, वो ये है कि इट रिकॉग्नाइजेज a specific DNA sequence known as काई। तो ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जिसको हम काई के नाम से जानते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने का भी काम करता है। काई हियर स्टैंड्स फॉर, काई का मतलब यहां पे है
क्रॉस ओवर हॉटस्पॉट इंस्टिगेटर, ये है काई। और ये जो काई सीक्वेंस होता है ये स्पेसिफिक होता है। क्या है ये सीक्वेंस? बेसिकली अगर ये भी हम जानना चाहें तो 5 प्राइम जी सी टी जी जी टी जी जी 3 प्राइम, ये है हमारा काई सीक्वेंस। और ये जो काई सीक्वेंस होता है ये ई कोलाई में नेचुरली प्रेजेंट होता है। लगभग 5 से 10 किलो बेस पेयर्स मूव करेंगे हम तो हमको एक आध काई सीक्वेंस जो है वो नजर आ जाएगा। तो इस पॉइंट को भी यहां पे मेंशन कर देना जरूरी है। नेचुरली प्रेजेंट इन ई कोलाई at about 5 to 10 kilo base pairs at about ये सेंटेंस सही बन रहा है। नेचुरली प्रेजेंट इक्वल एट अबाउट 5 to 10 किलो बेस पेयर्स, हाँ इंटरवल, ठीक है ये सही है। तो इतने इंटरवल पे हमको काई सीक्वेंस के मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और इस काई सीक्वेंस को रेक्सी जो सब यूनिट है रेक BCD एंजाइम की, वो रिकग्नाइज कर लेती है। तो ये कुछ बेसिक बातें हमको इसके समझ में आ गई। अब देखिए, अब आगे हमको ये समझना है बेसिकली मैकेनिज्म कैसे। तो ये मान लीजिए कि डबल स्ट्रैंडेड DNA है ई कोलाई का, इसका कलर ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है और इसमें एक काई साइड जो है वो दिखाई गई है। ये सही नहीं लग रहा है, येलो ही ठीक है। एक काई साइड दिखाई गई है, ये ब्लैक में अपीयर हो रही है यहाँ पे। रेक BCD एंजाइम जो होता है इसकी खास बात क्या है कि ये डबल स्ट्रैंडेड DNA के एंड पे बाइंड करता है। एंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA उस पर्टिकुलर साइट पे बाइंड नहीं करेगा जहां पे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होना है। डबल स्ट्रैंडेड DNA के एंड्स पे बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद इसके मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, फिर आगे की तरफ ये मूव करता रहेगा। तो ये जो एरो है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो इधर तो मूव करेगा ही नहीं, इधर तो कुछ DNA है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ये इधर की तरफ ही मूव करेगा। तो इट इज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। चलो और बड़ा एरो बना देते हैं इसको। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं, BCD पूरा आगे बढ़ता है, जाहिर सी बात है B और D सब यूनिट की हेलिकेज एक्टिविटी होने की वजह से, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डायरेक्शन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, सिमिलरली नीचे वाला 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो B की हेलिकेज एक्टिविटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम थी और D की हेलिकेज एक्टिविटी जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम थी। तो इस तरीके से ये दोनों मिलके टुगेदर इन कॉन्जंक्शन ये दोनों के दोनों ओपन करते जाते हैं डबल स्ट्रैंडेड DNA को। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, वो क्या है कि जो B एंजाइम B सब यूनिट है यहाँ पे ये स्लो होती है जबकि जो D है वो रिलेटिवली फास्ट होता है। तो D जो है जल्दी जल्दी अपना काम निपटाता जाता है और B जो है वो धीरे हो जाता है। और इस वजह से बिकॉज ऑफ स्लो हेलिकेज एक्टिविटी ऑफ B सब यूनिट एक लूप का फॉर्मेशन यहां पे हो जाता है। ये देख रहे हैं ऊपर, ये ठीक है।
तो ये क्या है बेसिकली? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लूप। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्लो एक्टिविटी। तो अगर इसको भी मतलब समझ में आ रहा होगा, इसको लिखने की जरूरत वैसे है, लिख दे रहे हैं। फॉर्म्ड ड्यू टू स्लो एक्टिविटी ऑफ बी सब यूनिट। क्योंकि ये ओपन नहीं कर पा रहा, इकट्ठा होता जा रहा है ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि डी तो अपना काम करता जा रहा है, वो तो तोड़ता जा रहा है बॉन्ड, लेकिन बी उतनी तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो ये इकट्ठा हो जाता है बी के सामने, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लूप। जब ये पूरा सेटअप पहुंचता है काई के पास, यहां स्ट्रैंड सेपरेशन हो रहा है और मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो काई की तरफ है। जब पूरा का पूरा सेटअप पहुंच जाता है, यानी कि रेक बी सी डी रीच्ड द काई सीक्वेंस, तो उस समय होता यह है कि रेक सी वाली जो ये रेक सी सब यूनिट है, ये रिकॉग्नाइज करता है काई को, और रेक सी लिखते जाएं, रिकॉग्नाइजेस काई, और साथ ही साथ एक काम और करता है, इट सिग्नल्स रेक डी टू स्टॉप, और रेक डी जब स्टॉप हो जाएगा तो अनवाइंडिंग भी रुक जाएगी। फिर रेक डी जो है वो क्या करता है, थोड़ा सा इधर ले आके लिख देते हैं। रेक डी बेसिकली ये फिर से फर्दर सिग्नलिंग करता है, इट सिग्नल्स रेक बी टू कट द डीएनए। क्या ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं? नहीं, चलो ठीक है, लिखी भी होंगी तो हमारा लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आएगा। रेक डी जो है वो रेक बी को सिग्नल करता है डीएनए को कट करने के लिए। और कट कहां पे करता है, देखिए यहां पे ये है कटिंग साइट। काई सीक्वेंस जो है वो एक चीज और ध्यान देनी है, काई सीक्वेंस एक्चुअली में 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड में ही सी रिकॉग्नाइज करता है, और उसी स्ट्रैंड को बी जो है वो कट करता है जस्ट बियॉन्ड द काई साइट या काई सीक्वेंस। तो यहां पे ये कट हो गया, कट या निक ऑफ 3 प्राइम 5 प्राइम सेगमेंट या स्ट्रैंड बाय रेक अब बात यह है कि हमने अभी देखा था रेक बी और रेक डी की हेलिकेज एक्टिविटी ही होती है। हम ये जानते थे कि रेक सी की जो है वो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि रेक बी ही कट भी कर रहा है। तो इस कंफ्यूजन को अभी हम दूर करेंगे, क्या ये वाकई सही बात है कि नहीं है। लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि रेक बी ही निकिंग भी परफॉर्म कर रहा है। और अब ये स्ट्रैंड इतना यहाँ से हट गया। हटने के बाद क्या होता है कि ये रेक बी सी डी जो कॉम्प्लेक्स नहीं सब यूनिट्स हैं, ये सारी की सारी काई साइट से आगे की तरफ मूव कर जाती हैं, और 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड पे रेक ए प्रोटीन्स जो है वो आके अटैच हो जाती हैं। एक्चुअली इनका अटैचमेंट, रेक ए प्रोटीन का अटैचमेंट 3 प्राइम एंड से ही स्टार्ट होता है, और इस तरीके से ये इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड पे आके फिक्स हो जाती हैं रेक ए प्रोटीन्स। इसी एक स्ट्रैंड से ये अटैच होंगी प्रोटीन्स जो 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड रन कर रहा है। अब रेक ए प्रोटीन, जाहिर सी बात है पूरा हम बता रहे हैं किसका, ई कोलाई का, तो रेक ए प्रोटीन जो होती है
इसके सब्स्टिट्यूट्स या इसके जो होमोलॉग्स होते हैं वो यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इट्स होमोलॉग्स इन यूकैरियोट्स आर कौन कौन से हैं? दो प्रोटीन्स जो है वो, एक को हम कहते हैं RAD51 और दूसरे को कहते हैं DMC1। तो RAD51 और DMC1 रेक ए प्रोटीन के ही होमोलॉग हैं यूकैरियोट्स में, यही काम ये भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? ये जो रेक ए बाइंडेड स्ट्रैंड है, रेक ए से जुड़ा हुआ ये स्ट्रैंड है, ये इन्वेड करता है। अब देखो ये ऊपर जो है दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखा दिया गया है डीएनए का, तो यही स्ट्रैंड जो है वो इन्वेड करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रैंड इन्वेजन एंड डी लूप फॉर्मेशन। बस इतनी सिंपल सी बात नहीं है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और मेंशन करना ज़रूरी है। डी लूप कैसे फॉर्म हो रहा है ये आप देख सकते हैं, ये दिस वन इज डी लूप। जो पॉइंट्स यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि रेक ए प्रोटीन जो होती है इसके कितने मॉलिक्यूल्स या कितने मोनोमर्स जो है वो डीएनए से अटैच होते हैं। तो 6 मोनोमर्स पर टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स के एक टर्न में 6 रेक ए मोनोमर्स जो है वो अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा अगर रेक ए को सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड होना है तो वो ज़्यादा तेज़ी से बाइंड होता है एज कंपेयर टू डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड से भी ये बाइंड कर सकता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड से इसकी जो बाइंडिंग होती है वो रिलेटिवली फास्ट होती है। तो बाइंड्स टू ssDNA faster than dsDNA। अब देखिए रेक ए प्रोटीन का मेन काम क्या है? मेन काम जो है वो यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। रेक ए का ही काम होता है कि जिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए से ये बाइंड की है उस सेगमेंट का जो होमोलोगस सेगमेंट दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल में है उसको सर्च करने का इसका काम होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे रेक ए कहाँ बाइंड की है? 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड से बाइंड की है, इतने पर्टिकुलर लेंथ ऑफ सेगमेंट से ये बाइंड की है। अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए का होमोलॉग इस ब्लैक वाले डीएनए मॉलिक्यूल में कहाँ है, इसको खोजने की जिम्मेदारी जो है वो रेक ए प्रोटीन की होती है। तो इस पॉइंट को मेंशन करना जरूरी है कि रेक ए लुक्स या सर्चेस फॉर बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी between the DNA segment to which it is bound and the DNA molecule which is homologous। तो ये वाला डीएनए क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ये होमोलोगस डीएनए है। और ये जो हमारा ओरिजिनल डीएनए है उसकी बात कर रहे हैं ताकि ये क्लियर रहे। तो होमोलोगस डीएनए में कहाँ मिलेगा इस सेगमेंट के मैचिंग सीक्वेंस, वो सर्च करने की जिम्मेदारी रेक ए की है। तो जब रेक ए इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेती है, उसके बाद जो सेगमेंट इसने कोट कर रखा है, पकड़ के रखा है, उसको उस पर्टिकुलर इलाके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने में भी ये हेल्प करती है। तो इसको बहुत ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इससे होता क्या है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और उसके बाद वही वो जो अभी हमने आपको बताया था सब्सिक्वेंट क्लीवेज होगा, जिससे ये जो डी लूप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉलिडे जंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे कन्वर्ट हो रहा था अभी इसके जस्ट पहले हमने वो मैकेनिज्म आपको बताई है। हॉलिडे जंक्शन फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा ब्रांच माइग्रेशन का। तो इसके बाद ब्रांच माइग्रेशन होगा। अब यहां पे थोड़ी सी कहानी देखनी है। ब्रांच माइग्रेशन एक्चुअली में यहाँ पे कैटेलाइज करने के लिए दो प्रोटीन्स अलग अलग होती हैं। तो इट इज कैटेलाइज्ड बाय RUV A and RUV B प्रोटीन्स। इकोलाई में ही चल रहा है सब कहानी। RUV का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिपेयर ऑफ सॉरी DNA, हाँ मतलब DNA डैमेज का ही रिपेयर होगा, लेकिन रिपेयर ऑफ यूवी डैमेज, यानी कि यूवी रेडिएशन से DNA का जो डैमेज होगा उसको रिपेयर करने का भी ये काम करती हैं प्रोटीन्स, RUV A और RUV B। तो ये दो प्रोटीन्स ब्रांच माइग्रेशन, ये भी हम बता चुके हैं जब हमने होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन बताया था कैसे होता है ब्रांच माइग्रेशन। जितना ज़्यादा माइग्रेट करेगी ब्रांच उतना ज़्यादा होमोलॉजी एक्सटेंड करेगी। अच्छा, एक और प्रोटीन होती है जिसको हम अलग से मेंशन कर देते हैं, रेक जी। ये जो प्रोटीन है इसका भी रोल होता है, ऑल्सो हैज रोल इन ब्रांच माइग्रेशन, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या ये प्रोटीन किसी दूसरे अल्टरनेटिव तरीके से ब्रांच को माइग्रेट कराने में हेल्प करती है या RUV A और RUV B के साथ ही अपना काम परफॉर्म करती है। तो बस इतना लिख देते हैं कि मैकेनिज्म नॉट क्लियर, बस कहानी खत्म। अच्छा, अब दो प्रोटीन्स क्यों यहाँ पे मौजूद हैं ब्रांच को माइग्रेट कराने के लिए, तो ये जानना भी ज़रूरी है। इसमें से जो RUV A प्रोटीन होती है वो क्या है, एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है, टेट्रामेरिक प्रोटीन। और ये बेसिकली है क्या, हॉलिडे जंक्शन स्पेसिफिक DNA बाइंडिंग प्रोटीन। कुल मिला के जो काम कर रही है वही नाम में इसके लिख दिया गया है। ये DNA बाइंडिंग प्रोटीन है, लेकिन कहाँ पे बाइंड करेगी DNA से, जहां पे हॉलिडे जंक्शन फॉर्म हुआ होगा, तो ये RUV A ऐसा करेगी। तो इसका मतलब अब इसको इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, ये हॉलिडे जंक्शन को रिकॉग्नाइज करेगी और उस साइट पे DNA से बाइंड कर जाएगी। इसके बाद ये क्या करती है, यानी कि आफ्टर बाइंडिंग टू हॉलिडे जंक्शन साइट, इट रिक्रूट्स RUV B, फिर ये RUV B को रिक्रूट करेगी। तो अब RUV B के भी बारे में हम देख लेते हैं क्या है RUV B। ये एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है और इसके पास ATPase एक्टिविटी होती है। तो ATPase एक्टिविटी जो है इसकी, ये किस काम में आती है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ब्रांच माइग्रेशन। ब्रांच माइग्रेशन की प्रोसेस में एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए RUV B प्रोटीन जो है जिम्मेदार होती है। तो ये बात समझ में आ गई। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, RUV A और RUV B के कॉम्बिनेशन से ब्रांच माइग्रेशन की जो स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है,
यानी कि स्पीड ऑफ ब्रांच माइग्रेशन अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये होती है 10 से 20 बेस पेयर्स पर सेकेंड, 10 to 20 बेस पेयर्स पर सेकेंड, इतनी तेजी से होता है। अच्छा, फिर क्या होता है? अब यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो दूसरे टॉपिक का डायग्राम है, खैर इसको छोड़ें। यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर दे रहे हैं। जब ब्रांच माइग्रेशन पूरा हो जाता है, यानी व्हेन ब्रांच माइग्रेशन हैज एंडेड, तो क्या होगा? ये जो रूव ए बी कॉम्प्लेक्स था वो डिटैच हो जाएगा। कहाँ से डिटैच हो जाएगा? हॉलिडे जंक्शन से। और इसके बाद दूसरी प्रोटीन आएगी रूव सी, देन अटैचेस। अब ये रूव सी बेसिकली क्या है? तो रूव सी एक डायमेरिक एंडोन्यूक्लियस होती है। ये रूव सी एक डायमेरिक एंडोन्यूक्लियस है। तो करेगी क्या? रूव सी जो है वो, इस पे एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और नीचे मूव कर देते हैं। इंसर्ट, यस। तो रूव सी जो है रूव ए बी कॉम्प्लेक्स के डिटैचमेंट के बाद अटैच हो जाएगी हॉलिडे जंक्शन साइट पे ही, और उसके बाद इट कैरीज आउट क्लीवेज and resolves the holiday junction। ठीक है। किस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये रूफ सी जो है, देखिए यहाँ पे इसकी एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी आ गई, रूफ सी का हमने कहा था। तो किस पर्टिकुलर साइट पे ये एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी अपनी शो करती है? वो साइट जो होती है हॉलिडे जंक्शन में ही मौजूद होती है। तो दिस हॉलिडे जंक्शन इट कंटेन्स अ कंसेंसस सीक्वेंस, और ये कंसेंसस सीक्वेंस जो होता है बेसिकली एक टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, जो होता है A/T/T/T/G/C। तो यहाँ पे A भी हो सकता है, T भी हो सकता है, यहाँ G भी हो सकता है, C भी हो सकता है। टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बीच वाले जो हैं वो मेन है। और यही कंसेंसस सीक्वेंस जो होता है वो क्या करता है? इट प्रोवाइड्स a hotspot for Roof C to resolve holiday junction। और ये जो क्लीवेज साइट होती है ना, वो सेकेंड सीक्वेंस के बाद होती है, यानी कि यहीं पे हम बना दे रहे हैं ये पर्टिकुलर जो है वो क्लीवेज पॉइंट कह दें इसको। इसी पॉइंट पे, यानी पहला टी दूसरा टी के जस्ट बाद यहाँ पे क्लीवेज हो जाता है, और जिससे हॉलिडे जंक्शन रिजॉल्व हो जाता है। रिजोल्यूशन हॉलिडे जंक्शन का भी हम पहले वाले में बता चुके हैं। तो आज के लिए इसको इतना रखते हैं। इसके बाद हम लोग डबल स्ट्रैंड ब्रेक मॉडल और साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कल कवर कर लेंगे, तो ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा।